इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 2 में हम आज कंटिन्यू करेंगे कंडक्शन एज अ चार्जिंग प्रोसेस से। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम पे लिखा था कि हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, ठीक है ना। और हमने वहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को कंप्लीट किया था और मैंने तुम्हें मास का डिफरेंस निकालना सिखाया था अगर हमारे पास दो बॉडीज को आपस में रब करा जाए तो। मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, शायद इस बोर्ड पे थोड़ा सा लाइट का इशू आता है तो मैं सवाल एक बार पढ़कर सुना देता हूँ तुम्हें। इनिशियली ए एंड बी आर टू न्यूट्रल बॉडी, इफ ऑन रबिंग बी एक्वायर अ चार्ज ऑफ 64 माइक्रोकुलम, सॉरी 6.4 माइक्रोकुलम, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड डिफरेंस इन मास अब देखो, कहने का मतलब यहां पर है कि मेरे पास सपोज अब बॉडीज के बारे में कुछ दिया नहीं है तो अब यहां पे तो आइडेंटिकल माने। मेरे पास मास m की दो बॉडीज थी ए और बी। मैंने इन दोनों को रब किया और रब करने पर बी के पास 64 माइक्रोकुलम चार्ज आ गया। अब वो तुम्हारी मर्जी है किस पे पॉजिटिव किस, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी मैं मान लेता हूं कि चलो इसके पास होगा -6.4 माइक्रोकुलम और इसके पास होगा +6.4 माइक्रोकुलम, ठीक है ना। अब अगर इसके पास माइनस में ए के पास माइनस में 6.4 माइक्रोकुलम आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो 6.4 माइक्रोकुलम मींस 10 to the power -6 is equals to n into 1.6 10 to the power -19, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया n is equals to 4 multiplied by 10 to the power 13, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। तो हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, अब जिसको पॉजिटिव जिसको नेगेटिव, जो पॉजिटिव हो गया है उसने लॉस कर दिए होंगे, जो नेगेटिव हो गया है उसने गेन कर लिए होंगे। अब याद करिए, अगर अब तुम फाइनल डिफरेंस ऑफ मास निकालो, फाइनल डिफरेंस ऑफ मास निकालो, तो याद करो लास्ट टाइम ने बताया था कि चलो नया मास है ma का, m प्लस n टाइम्स ऑफ me, mb का n me, तो फाइनल डेल्टा m आपके पास आ जाएगा 2 इंटू n m इंटू e। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेल्टा m है 2 इंटू 4 10 टू द पावर 10 टू द पावर 13 multiplied by 9.1 10 to the power -31 kg। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, अब तुम चाहो तो 9.1 मानकर निकाल लो या इसको सिंपली चाहो 10 की पावर -30 मान लो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकल आएगा। बिकॉज लगभग कितना आएगा, आप करिए 8 इंटू 972, 8 972, तो ये लगभग उतना ही आ रहा है। अगर मैं इसको 10 की पावर -30 करूँ, सब ऐसा मान लीजिए, अब 9.1 इंटू 8 करा जाए, 9.1 72.8 आएगा ज्यादा एक्यूरेट में। नहीं तो हम इसको 8 के भी मानकर लिख सकते हैं, अदरवाइज देख लो 72.8 इंटू 10 टू द पावर, ये आपके पास 13 और ये -31, कितना हो गया ये -18 kg। समझ में आई बात? इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। यही सवाल कंडक्शन से भी पूछ सकता है, हम कंडक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेकेंड मोड है वो है, कह सकते हो चार्जिंग बाय कंडक्शन या सिंपली कंडक्शन। हमारे पास जो दूसरा मोड है उसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, या आप कह सकते हैं इट इज सिंपली कंडक्शन। अब देखो, ये हमारे पास मोड ऑफ
हीट ट्रांसफर है इन कंडक्टर्स, ठीक है ना, वेयर चार्ज इज ट्रांसफर्ड between bodies, charge is transferred between bodies when bodies are kept in contact। जब हम बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं तो बॉडीज को कांटेक्ट में रखने पर हमें क्या होता है, हमें वहां पर एक चार्ज का फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहां पर एक चार्ज का फ्लो देखने को मिलता है जब हमारे पास हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं। जैसे अच्छा, एक छोटा सा कन्वेंशन है, मैंने बताया नहीं आपको, देख लो, समझ लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या आपके पास नोटबुक में कहीं जगह हो तो वहां बना लेना उसको। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो एक बॉडी है, चलो एक मिनट, इसको तुम देख लो, हमारे पास कोई बॉडी है, अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं फिर हम इस बात पर आएंगे। आपने इस पर कोई चार्ज दिया, आपने इसको कोई चार्ज दिया, सपोज प्लस क्यू या मान लीजिए माइनस क्यू, कोई भी चार्ज दिया, तो होता क्या है कि कंडक्टर में हमेशा जो चार्ज है वो उसके सरफेस पर रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर नहीं जाता। इसको समझने के कई सारे रीजंस हैं, कई सारी लॉजिक्स हैं, हम जब टाइम बीइंग और भी टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो इसको और डिटेल में समझते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। तो कंडक्टर क्या है इन जनरल, मान लो मेटल्स की बात करें, मेटल भी कंडक्टर ही है। मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल, इसके पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो करंट की कंडक्टिविटी में या करंट को या किसी भी जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो पूरे बॉडी पर चल सकते हैं। तो कंडक्टर भी वही है, कंडक्टर वो मटेरियल है जहां पर चार्ज चल सकता है। जैसे ये लकड़ी है, ये इंसुलेटर है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं चार्ज को इतनी जगह पे रख दूंगा तो चार्ज यहीं पे रहेगा, चलकर कहीं नहीं जाएगा। पर कंडक्टर को अगर मान लो ये रॉड, ये पूरा का पूरा बोर्ड मेटल का होता, तो आप इस कॉर्नर से चार्ज देते और मुझे उस कॉर्नर पर चार्ज मिल जाता या मुझे शॉक लग जाता, तो ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है, ऑल्दो थोड़ी बहुत ये प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं सारी बातें, फिलहाल के लिए मुझे इतना काफी है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई चार्ज दिया, जब तुम उस कंडक्टर को चार्ज दोगे तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज फ्लो कर सकता है, और साथ ही साथ आपने मान लीजिए 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज दे दिया, 10 कूलम नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो जैसे आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और बिकॉज ऑफ रिपल्जन वो दूर जाना चाहेंगे। तो भाई दूर जाना चाहे, कितना दूर चले जाएंगे, अगर भाई आपने यहाँ पे कोई चार्ज दिया, पूरी सॉलिड बॉडी है, पूरा आयरन का एक बॉल लेकर आए, आपने आयरन की बॉल को चार्ज दी, तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते, वैसे इसका रीजन एनर्जी से भी निकलता है, अभी हमने एनर्जी पढ़ी नहीं है इसलिए मैं इसको उस बात से रिलेट नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां पे हम रिपल्जन से अपना काम चला सकते हैं। बात क्या हुई, एक तो चार्ज फ्लो कर सकते हैं, चार्ज को चलने का अलाउंस है, यहाँ पे चल सकता है वो। आपने चार्ज दिया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन चार्ज चले जाएंगे दूर, जितना दूर जा सकते हैं, बात समझ में आई, चार्ज उतना दूर चले जाएंगे जितना दूर वो जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा भाई, आप कितना दूर जाएंगे, चल चले कहां पे आ जाएंगे, सरफेस, सरफेस से बाहर थोड़ी चले जाएंगे। मैं कहने का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दुश्मन को एक कमरे में बंद कर दिया और मारना पीटना अलाउड नहीं, तो क्या होगा, कहां जाकर बैठेंगे, जितना दूर हो सकता है, बात समझ में आ रही है। अभी थोड़ी छत से कूद जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज है, हमने चार्ज को एनर्जी, हमने एक कंडक्टर को चार्ज दिया, तो अभी फिलहाल के लिए इतनी समझ याद रखनी है कि मेरे पास कोई कंडक्टर हॉलो है और सॉलिड, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर रहता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इन कंडक्टर्स चार्ज
always stays at surface in both hollow and solid conductors, चाहे वो hollow हो या solid। hollow होगा, solid होगा, मतलब ये कहां रहना है? surface, बिकॉज चार्ज फ्लो कर सकता है, चलकर कहां पर आ जाएगा? surface पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? और सेम तरीके से हमारे पास इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है। अब इंसुलेटर क्या है? लकड़ी, वुड। वुड में तुमने क्या करा? तुमने यहां पर चार्ज दिया। अगर मैं इतने रीजन में सिर्फ चार्ज रख दूं मेरे बोर्ड पर, तो वो चार्ज चलकर यहां नहीं आएगा। तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर को हमेशा, अगर कोई बॉडी इंसुलेटिंग होगी, एक इंसुलेटर में चार्ज वहीं रहता है जहां पर रखा जाता है। मैं जैसे चार्ज को रख दूंगा वैसे रहेगा। सरफेस पे रख दूंगा, सरफेस पे रहेगा। अगर सरफेस पे, मान लो सरफेस पे रखा, अंदर नहीं रखा, तो अंदर नहीं जाएगा। तो जहां पे रखते हैं, हम ये कह सकते हैं इन इंसुलेटर चार्जेस do not move, it stays in location where it is placed, वहीं रहता है जहां पर प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है ना? जहां पर प्लेस कर दिया जाता है उसी जगह पर रहता है, उसके अलावा कहीं और नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है ये चीज। बहुत आसान सवाल एक बार आपको पूछा गया कि भाई सिर्फ ये बता दो इनमें से कौन इंसुलेटर कौन कंडक्टर। तो जहां पे सरफेस पे रहे चार्ज, वो हमारे पास कंडक्टर, और जहां पे कहीं भी रेंडमली अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वहां पर हमारे पास इंसुलेटर। कंडक्टर में क्यों? अब इसके बहुत सारे रीजन है। लाइक चार्जेस जो है ना, वो रिपेल करते हैं, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो P को मिनिमाइज करने के लिए चार्जेस को कहां रहना पड़ेगा? सरफेस से। बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई यहां पे मूवमेंट ऑफ चार्ज अलाउड है, और लाइक कर रहा है रिपेल। तो रिपेल करने में जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाकर रहेंगे। कहां रहेंगे? सरफेस पर रहेंगे। बहुत आसान सी बात। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो सिर्फ इतनी है कि भाई आपने, मैंने क्या बताया कि ये हमारे पास मोड ऑफ ठीक है ना? क्या ही हो रहा है आजकल, देखो। ठीक है ना? मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर है इन कंडक्टर्स में। हीट लिख के बैठा हूं। ठीक, खैर अब देखो, हमारे पास अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर, किसमें करते हैं? क्या मैंने क्या बताया? where charge is transferred between bodies when bodies are kept in contact। तो दो कंडक्टर्स में चार्ज ट्रांसफर कराने के लिए आपको रब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनको आपस में ज्वाइन कर दो। आप सिर्फ उनको आपस में ज्वाइन कर दो तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? मैं एक बॉडी लेकर आया, सपोज बॉडी ए, और इसके पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कहां रहता है? कंडक्टर के सरफेस पर। आप एक दूसरी बॉडी लेकर आए, बॉडी बी, और सपोज आपने इसको एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है ना? या ऐसा मान लें कि यहां पे एक हम स्विच लगा दें की, और फिर हमने इसको यूं जोड़ दिया। तो कह सकते हो कि इनिशियली जो A है वो चार्ज था, और जो B है वो अनचार्ज था। उसके बाद फाइनल, जैसे ही आपने यहां पर, कह सकते हो जैसे ही आपने यहां पर की को जोड़ा या वायर जोड़ दिया या दोनों को टच करा दिया, तुरंत इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। और अगर तुम यहां पे एपरेंट देखो
तो हमें एपरेंट क्या समझ में आ रहा है, या की को हटा दो, सिंपल समझो हमने वायर जोड़ दिया, तो हमें क्या समझ में आएगा कि सपोज पहले यहां पर कोई चार्ज Q था और अब यहां से कोई चार्ज Q डैश फ्लो कर गया। बात समझ में आ रही है? इनिशियली A कैसा है चार्ज, B कैसा है अनचार्ज। जैसे ही मैंने वायर जोड़ा तो हमारे पास यहां से एक चार्ज Q डैश फ्लो करके चला गया, तो फाइनल क्या हो गया, फाइनल चार्ज हो गया A जो है उसके पास है Q माइनस Q डैश और B के पास है Q डैश। अब देखो मेन बात क्या समझो कि हमारे पास अब कुछ चार्ज यहां से यहां चला गया, तो हमें एपरेंट क्या समझ में आया, अगर मैं ऊपर पॉजिटिव को देखूं तो यहां पर जो चीज एपरेंट है वो क्या है कि प्लस Q चार्ज फ्लोज फ्रॉम A टू B। अब एक बहुत छोटी बात बताओ, यहां पर मैंने कहा कि प्लस Q चार्ज चला गया है A से B, क्या ये पॉसिबल है? प्लस Q डैश चार्ज फ्लोज फ्रॉम A टू B, क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉजिटिव चार्ज चलकर जा सकता है? नहीं। तो बात क्या हुई कि भले ही हमें ये समझ में आ रहा है कि प्लस Q डैश चार्ज ट्रांसफर हो गया, बट रियल में क्या हुआ होगा, इसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए होंगे। रियल क्या है? रियल ये है कि माइनस Q डैश ऑफ चार्ज of electron flows B to A। तो रियल केस क्या है, यहां पर B से A चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो भाई पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो यहां पे ज्यादा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, जब तुमने जोड़ दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पर आ गए। तो अभी हाँ ये बात सही है कि अल्टीमेटली हमें दिखाई क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज ही दिखाई देगा। पर अगर पूछा जाए तो क्या हुआ होगा, अगर वो थ्योरेटिकली पूछ ले कि बताओ इसमें क्या हुआ होगा, तो हम बोलेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए होंगे, बी से ए पर आए होंगे। ठीक है भाई। तो बात ये आती है कि सर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो कंडक्टर्स को जोड़ दूं तो चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा। और साथ ही साथ एक दूसरी बात जो यहां पर दिमाग में आती है कि सर अगर मैं दो कंडक्टर्स को चार्जिंग बाई कंडक्शन से जोड़ रहा हूं तो क्या ये कह दो कि चार्ज आधा आधा डिवाइड होगा? दो सवाल कि इस तरीके से क्या चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा, और दूसरा क्या चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। देखो पहली बात, अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरी अनचार्ज, एक बॉडी चार्ज है और दूसरी अनचार्ज, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। अगर दोनों के पास चार्ज है तो चार्ज का ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस वक्त कंडीशन क्या है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे समझो मेरे घर में एक पानी का टैंक है, समझना, वो पानी का टैंक इस हाइट तक भरा हुआ है। मैंने इससे एक और टैंक या कुछ और मान लो पतला सा टैंक जोड़ दिया। अब समझिएगा, अगर ये टैंक खाली है तो मेरा पानी फ्लो करके जाएगा, मेरा पानी फ्लो करके जाएगा। पर सवाल आता है कब तक। पहले हम डिस्कस करते हैं इस बात को कि भाई फ्लो कब तक होना है। तो देखो फ्लो चार्ज को बराबर करने के लिए नहीं होना है, जिस तरीके से यहां पर फ्लो मास को बराबर करने के लिए नहीं होना है। क्या होगा भाई, जब ये ऐसे नीचे आएगा तो यहां पे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यहां पे राइज करेगा, तो किसी एक जगह पे ऐसा कह सकते हो इस तरीके से बराबर हाइट तक पहुंचेंगे, ये बराबर हाइट तक पहुंचेंगे और फ्लो ऑफ वाटर रुक जाएगा। और यह कह सकते हो कि यहां पर इनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। अभी मैंने तो पोटेंशियल पढ़ाया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज वाले सवाल अभी थोड़े नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है ना। तो मेन बात क्या समझनी है कि पहली बात, व्हेन टू चार्ज बॉडीज या व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट कंडक्टिंग, तो चार्ज का फ्लो जो होता है वो अप टू इक्वल पोटेंशियल्स होता है, वो अप टू इक्वल पोटेंशियल। वो खुद समझ में आया? बताओ, क्या जब ये यहां पर नीचे आया, ये यहां तक राइज हुआ, तो क्या ऐसा करने में दोनों के मास बराबर हो गए? नहीं, दोनों की हाइट बराबर हो गई, दोनों की हाइट बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं
इन चार्जिंग बाय कंडक्शन transfer of heat, transfer of charge occurs up to equal potential, जो आपके सिलेबस में आपको आगे कराया जाएगा, ठीक है ना। मैं इसके सवाल भी तुम्हें कराऊंगा। हाँ, एक बात तो जरूर, थोड़ा बहुत अभी सोच सवाल हम करेंगे, उसमें काम आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर हम जो ये कह रहे हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में ऐसा ऐसा होता है, तो बात याद है कि क्या सर हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते मास चार्ज के बारे में, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। हम क्या चार्ज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कितना ट्रांसफर होगा। तो एक बात जरूर कह सकते हैं कि पहली बात कि अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरी अनचार्ज, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? इक्वल पोटेंशियल, ये तो मैं लिख दिया। दूसरा, हाँ, अगर दो बॉडीज एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, if two bodies are exactly identical in shape, if two conducting bodies are exactly identical in shape, then charge will be equally transferred. उस कंडीशन में अगर शेप और साइज बराबर हो गया, exactly identical है शेप एंड साइज में, तो उस कंडीशन में फिर चार्ज दोनों पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? फॉर identical bodies, charge is equally divided on contact. ऐसा मानो ना, ये एक टैंक है, तुमने इसके साथ सेम आइडेंटिकल साइज का टैंक जोड़ दिया। अब क्या होगा? ये फाइनली बराबर हाइट पर आधे आधे आकर रुकेंगे। बात समझ में आ रही है? ये यहां से नीचे जाएगा, ये यहां से ऊपर जाएगा, इक्वल हाइट पे पानी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? आधा आधा। वैसे तुम्हारे पास एक 100 लीटर का टैंक है और तुमने उससे 100 लीटर का दूसरा जोड़ दिया, तो क्या होगा? 50 इसमें 50 इसमें। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ही है थोड़ा सा। तो आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से हमारा काम प्रॉपरली चलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़े बहुत सवाल तुम्हें अभी आगे कराऊंगा जब कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे, उस जगह पर फिलहाल के लिए ये बात समझनी है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट इस तरीके से या चार्जिंग बाय कंडक्शन इस तरीके से कराई जाती है। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। अब देखो, हमारे पास अगला है थर्ड मोड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इस पर बेस्ड, इसका एप्लीकेशन पूरे चैप्टर में, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स इस पर बेस्ड है। आपको जगह जगह छोटे बड़े क्वेश्चन जहाँ पे इंडक्शन लगाना है, ये चीज़ आती रहती है, तो बहुत अच्छे से समझना है। देखो, नॉर्मली अभी जो हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं इंडक्शन कहाँ होता है, तो मेनली इंडक्शन होता है फिर से कंडक्टर्स में। ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन, और वो होता है इंसुलेटर में। तो हमारे पास फिर से ये मेथड ऑफ चार्जिंग इन कंडक्टर, ठीक है ना। कह सकते हो कि अगर कंडक्टर में होता है तो कंडक्टर में इसका नाम इंडक्शन है, और अगर यही चीज इंसुलेटर में होती है तो ये कहलाता है पोलराइजेशन। खैर, अभी पोलराइजेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसका डिटेल फॉर्म हम देखेंगे अभी कुछ देर बाद, ठीक है ना। हम कह सकते हो कि सिमिलर प्रोसेस होता है, फंक्शन एकदम सेम होती है, बट वो इंसुलेटर्स में होता है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं
पोलराइजेशन। पहले समझते हैं कि इंडक्शन कैसे और किस तरीके से कंडक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है ना। देखो कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास आप एक बॉडी लेकर आते हैं ए, जिसके पास कोई सपोज पॉजिटिव चार्ज है। आप एक बॉडी लेकर आए जिसके पास सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और उसी के सामने आप लाते हैं एक दूसरी अनचार्ज बॉडी। तो इनिशियली फिर से ये है आपके पास चार्ज और ये है अनचार्ज। बात समझ में आ रही है? ये है चार्ज और ये है अनचार्ज। अब समझो ध्यान से, जैसे ही तुम इस ए के सामने बी को लेकर आए, जैसे ही तुम इस ए के सामने बी को लेकर आए, तो भाई ए में तो क्या हुआ कि चार्जेस जो है वो इस तरीके डिस्ट्रीब्यूटेड थे और बी भी कंडक्टर है, ठीक है ना। इनके पास होते हैं प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये ओवरऑल तो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज है, उसके पास एक ऐसा पार्ट है जो चल सकता है बस। एक जैसे सोडियम है, सोडियम का जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के पास जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, बट उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे कंडक्टर में चल सकते हैं, इसीलिए उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसका डिटेल टाइप की फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए हैं, क्यों हैं, ये हम आगे चलकर अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लैटिस के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये जो ए है, ये बी, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तुमने इसके पास एक अनचार्ज बॉडी रख दी। इस अनचार्ज बॉडी के पास थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इस ए के चार्ज को, ये जो ए का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक तरफ इकट्ठा करना शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा करने में ये जो चार्ज मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, बट अभी हम उस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ इंडक्शन सीख रहे हैं। तो क्या हुआ, ए जो है इसके पास पॉजिटिव था, इसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हुए, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हुए। अब ये तो न्यूट्रल था ना, तो क्या होगा, मैं एक न्यूक्लियर, एक एटम हूं, मैं एक एटम हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो मैं खुद कैसा बचूंगा, पॉजिटिवली चार्ज। Na+, ऐसा मानो कि जो सोडियम आयन है, जो सोडियम आयन की फॉर्म में नहीं आ रहा, कोई भी मेटल आयन की फॉर्म, उसका इलेक्ट्रॉन पूरी लैटिस में चल सकता है, पूरे में चल सकता है। तो क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हुए, तो ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस अपोजिट फेज पर डेवलप होना शुरू होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस अपोजिट फेज पर डेवलप होना शुरू होता है। बात समझ में आई? ये पॉजिटिव था, ऐसा या ऐसा कर सकते हो, ये पॉजिटिव था, इसके पास दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल। तो इसने बाय इंडक्शन जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ इकट्ठा करना शुरू करा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पर डेवलप हुआ। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्या हुआ, फाइनल we have positive and negative charge by induction on its faces। उसकी साइड्स पर इंडक्शन से चार्ज आ गया। पर बात यहां पर ये आती है कि ये कोई परमानेंट चार्ज नहीं है, ये एक टेम्परेरी चार्जिंग है। मतलब आपने सिर्फ पोलैरिटी डेवलप कर दी है, लेकिन अभी भी दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी भी ये जो बॉडी है ये टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई
कह सकते हो नेट चार्ज नहीं आया। सिर्फ आपने क्या कहा, कैसा कह सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव पहले साथ साथ थे, अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट कर दिए, लेकिन अभी भी वो उस बॉडी का पार्ट है। तो बॉडी बी इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्या करा जाए, अगर मैं इसको परमानेंटली चार्ज करना चाहता हूं, अगर मैं इसकी परमानेंट चार्जिंग करूं, अगर मैं इसकी परमानेंट चार्जिंग करूं, तो परमानेंट चार्जिंग में हम करते क्या है कि भाई मान लीजिए आप यहां पे ए को लेकर आए और ए के पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक, आपने यहां पर बी को रखा और बी के ऊपर इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए। अब बात क्या हुई थी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो पास वाले फेज पर डेवलप करा, पास वाले फेज पर डेवलप करा नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो दूर वाले फेज पर डेवलप करा पॉजिटिव चार्ज। तो बात ये आती है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना पास रहना चाहेंगे उतना पास रहना चाहेंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर रहना चाहेंगे। तो यहां पर डेवलप होने वाला पॉजिटिव दूर जाना चाहता था, मैंने क्या करा, इससे एक दूसरी बॉडी को जोड़ दिया। तो क्या होगा, इसका इंडक्शन का नेगेटिव यहां पर आया और इंडक्शन का पॉजिटिव, या कह सकते हो यहां पर जो आना चाहिए था वो यूं फ्लो करके अब इधर की तरफ डेवलप होगा, ऐसे। अगर अब मैं बाद में यहां से सर्किट को तोड़ दूं तो क्या होगा, B विल बिकम परमानेंट नेगेटिव और C विल बिकम परमानेंट पॉजिटिव। बात समझ में, ये काम है। तो कहने को बहुत आसान है, इंडक्शन में पॉजिटिव है अगर एक बॉडी A, तो नेगेटिव डेवलप होगा सबसे पास वाले फेज पर, और लाइक या पॉजिटिव डेवलप होगा सबसे दूर वाले फेज पर। जितना दूर भेज सकते हैं उतना दूर भेज देंगे। हाँ, एक काम और हो सकता है कि जो बी था, चाहो दोनों को बना दो, ये पॉजिटिव ए, यहां पे नेगेटिव डेवलप हो रहा था, ठीक है ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो अपने पास जोड़ के रखे हुए, अपने से पास रखे हुए एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो अपने से दूर भेज रहा है। और हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इस फेज से इसको अर्थ, तो यहां पर डेवलप्ड जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो चला जाएगा ग्राउंड के पास। और इस तरीके से अगर मैं बाद में अर्थिंग हटा दूं तो ये कैसा हो गया, परमानेंट नेगेटिव। तो ये तरीके होते हैं। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग अभी फिलहाल के लिए एक टर्म की फॉर्म में याद कर लो, ये किसी भी बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। मैं इसी चैप्टर में आगे चल के अर्थिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारी चीजें। अभी फिलहाल के लिए अर्थिंग क्या है, किसी भी बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो क्या करा इसने, इसने इसका चार्ज अपने पास ले गया और फिर बाद में बी क्या हो जाएगा, परमानेंटली कह सकते हो नेगेटिव चार्ज, या बी के पास एक परमानेंट चार्ज आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। तो ये तो हो गई इंडक्शन की बात। अब थोड़ा सा एक फोर्स वाला एनालिसिस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, एक जस्ट थ्योरेटिकल सवाल है, तो फोर्सेस के मेथड्स थे उनको स्टडी करना चाहते हैं, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आपको समझानी है जो हमें इंडक्शन से ही समझ में आई। अच्छा, एक चीज समझो कि ठीक है भाई, हम नहीं करा रहे हैं परमानेंट चार्जिंग, हम ना दो बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं और ना अर्थिंग करा रहे हैं। अगर मुझे परमानेंट चार्जिंग करनी है तो डबल बॉडी ले आओ, एक के पास आ जाएगा नेगेटिव, दूसरे को दोनों सेपरेट कर देंगे, हो गया काम। बात समझ में। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फोर्सेस जरा एक बार को स्टडी करो, एक चीज समझना, मेरे पास एक बॉडी थी ए जिसके पास था पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास एक बॉडी थी ए जिसके पास था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना।
और मैं इसके पास एक बॉडी लेकर आया विच इज अनचार्ज। आप इसके पास एक अनचार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, ठीक। क्या होगा भाई, अनचार्ज बॉडी में यहां पर डेवलप होना शुरू हुआ निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर डेवलप होना शुरू हुआ पॉजिटिव, यहां पर डेवलप होना शुरू हुआ पॉजिटिव। अब देखिए, खैर ये बात तो हो गई। अब एक चीज समझो, कहीं ना कहीं अगर ये एक बॉडी है तो क्या, मैंने भी कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ाया था, पर तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना कि भाई चार्ज पास होंगे तो ज्यादा फोर्स होगा, चार्ज दूर होंगे तो कम फोर्स होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो भाई सिंपल सी बात। कूलम्ब्स लॉ लगभग आइडेंटिकल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। दो मासेस पास होंगे ज्यादा फोर्स होगा, दो मास दूर होंगे कम फोर्स होगा, ऑब्वियस है ये तो क्या आप ये नहीं समझ रहे कि ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ये पास आ गए हैं? तो मैं इसका फोर्स अभी कैलकुलेट करना नहीं जानता हूं, हम ऐसे कैसे फोर्स, नेट फोर्स कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। फिर भी इतना तो कह ही सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। क्यों भाई? इस पॉजिटिव ने जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करके एक तरफ ले आया तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो बाहर वाले हैं ये एक दूसरे को एफ रिपेल कर रहे हैं। अब खुद तुम सोचो, दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा होगा? थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिलहाल बात समझनी है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। देखो, क्या ये दो सरफेस पास है? ये दो सरफेस क्या पास है? अगर ये दोनों पास है तो इनका फोर्स भी बड़ा होगा, और ये दोनों दूर है तो कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ अट्रैक्शन ये ग्रेटर है एफ ऑफ रिपल्जन से, और ऑलवेज आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ये नहीं देख पा रहे हो कि एक चार्ज बॉडी ने एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर दिया। इनिशियली तो ये तो लेकर आए थे, इनिशियली ये कैसी थी? इनिशियली ये चार्ज थी और ये अनचार्ज थी, और अगर हम बात करें तो ये तो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। भाई जितना चार्ज, भाई जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए उतना ही पॉजिटिव यहां पे डेवलप हुआ। लेकिन अब ये जादुई काम हुआ है यहां पे एकदम कि एक अनचार्ज बॉडी ने या एक चार्ज बॉडी ने एक अनचार्ज को अट्रैक्ट कर दिया। इवन यही इंडक्शन की खास प्रॉपर्टी है। हम इंडक्शन से बॉडीज के बीच में, याद रखना है, हम दो कंसेप्ट डिफाइन करेंगे, पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट बॉडी। पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंपल चार्ज जिसके अंदर कोई इस टाइप का फ्लो नहीं हो सकता, तो वहां पर नहीं बात हो। मैं बार-बार बोल रहा हूं, पॉइंट चार्ज बॉडी। तो बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, चल सकते हैं, शिफ्टिंग हो सकती है। इस वजह से हमने क्या देखा कि अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। साथ ही साथ एक चीज और, ये बात समझ में आ रही है ना ये पूरी? ऐसे समझ सकते हो कि तुम एक प्लेट लेकर आए, तुम एक चार्ज प्लेट लेकर आए, मान लो उसके पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, या ऐसे बना लो, चलो मैं एक प्लेट लेकर आया जिसके पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, और मैंने उसको इसके पास रख दिया यूं। अब खुद बता दो, नेगेटिव डेवलप होगा यहां पर, और पॉजिटिव ड्यू टू रिपल्जन जितना दूर हो सकता है उतना दूर, तो कहां डेवलप होगा? यहां पर होगा, यही तो होगा। समझ में आ रही है? क्यों भाई? वही तो होगा। अब देखो, पास कौन है? ये वाला, तो यहां पे क्या लग रहा है? अट्रैक्शन, और उससे दूर वाले से क्या लग रहा है? रिपल्जन। खुद बताओ कौन बड़ा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, पास है ना यार, पास है वो
क्यों नहीं बड़ा होगा वो? बात समझ में आ रही है भाई? सिंपल सी बात, मैं किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता हूं, वो मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो मेरे पास बैठा हूं, जिसको रिपेल करता हूं वो बहुत दूर है, मतलब ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमने क्या सीखा, अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। सिंपल पूछ लेगा, is it possible for a charged body to attract an uncharged body? Yes, आई बात समझ में, क्लियर ये चीज। सेम तरीके से एक और पार्ट देखो इसका। उसके बाद हमें सवाल पूछता है कि क्या एक चार्ज बॉडी दूसरी लाइक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? समझिएगा। अच्छा एक चीज और समझते हैं पहले। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि हमारे पास जो है इंडक्शन जो है वो अट्रैक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अट्रैक्शन भाई सिंपल दो फोर्स लगाए, पर अल्टीमेटली बड़ा कौन था, अट्रैक्शन। तो नेट फोर्सेस ड्यू टू इंडक्शन कैसे हुए, अट्रैक्टिव। बात समझ में आई? सिंपल सी बात, इंडक्शन दो फोर्स डेवलप कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों, पर अगर नेट देखोगे क्या बचेगा, नेट कैसा बचेगा, अट्रैक्टिव बचेगा। समझ में आ रही है बात? तो नेट फोर्स कैसा बचेगा, अट्रैक्टिव बचेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट इंडक्शन between two bodies always contribute इंडक्शन। और साथ ही साथ इन जनरल होता क्या है, इंडक्शन के टाइम पर जितना चार्ज हम यहां पे लाते हैं उतना ही चार्ज इन दोनों यहां पर आता है। जो चार्ज इंड्यूस होता है वो हमेशा यहाँ पे इक्वल होता है। मतलब आप यहाँ प्लस क्यू चार्ज लेकर आए, आप यहाँ प्लस क्यू लेकर आए, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, बिकॉज मेटल्स है। अब से मतलब क्या है कि ये काम क्यों हो पा रहा है, बराबर चार्ज वाला। जितना तुम चार्ज लेकर आओगे, हम ये भी कह सकते हैं कि इन इंडक्शन चार्ज डेवलप्ड ऑन ऑपोजिट प्लेट, ऑपोजिट कह सकते हो कंडक्टिंग प्लेट, इज इक्वल एंड डिसिमिलर। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल, डिसिमिलर का मतलब साइन अलग अलग। बात समझ में आ रही है? इक्वल एंड डिसिमिलर का मतलब क्या है, देखो अभी हम बात कर रहे हैं इंडक्शन में, किसमें, कंडक्टर। कभी कभी क्या करता है बुक्स में एक सवालों में कर देता है कि इंडक्शन इन नॉन इंसुलेटर्स। वैसे वो है तो पोलराइजेशन, इस्तेमाल करना चाहिए पोलराइजेशन। अगर मान लो बोल दिया तो मना थोड़ी करेंगे सवाल वाले से, ये क्या तुमने पूछ लिया, बताएंगे उसका आंसर। तो अगर इंडक्शन इन नॉन मेटल्स कह देता, इंडक्शन इन इंसुलेटर कह देता, तो वहां पे क्या होता है कि अनइक्वल चार्ज उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना हम लाए थे। अगर हम 100 कूलम लाए तो हो सकता है सामने वाली प्लेट पर सिर्फ 50 - 50 कूलम भी डेवलप हो। पर मेटल्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, इस वजह से जो चार्ज डेवलप होता है इट इज इक्वल एंड डिसिमिलर। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में, डिसिमिलर का मतलब साइन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, मजे आ रहे हैं जिंदगी के? ठीक है भाई। अब देखो तो इस तरीके से काम चलेगा। और मैं तुम लोगों से फिर कह रहा हूं, तुम लोगों ने कल डाउट्स भेजे थे मुझे, तुम्हारी शीट और मेरी शीट के क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे, एक काम करो, उन सारों को जो भी है फोटोज भेज दो उनके, तो मैं ढूंढ के बता दूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात अगली, हमने ये देखा कि भाई वैसे तो लाइक और अनलाइक अट्रैक्ट करते ही थे, फिर हमने यहां पे जादू किया। उस जादू के हिसाब से हमने क्या देखा कि आप अनचार्ज और चार्ज भी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं यहां पे नेगेटिव ले आऊंगा तब भी ये अट्रैक्ट कर जाएगा। एक बॉडी चार्ज चाहिए, दूसरी अनचार्ज चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर मैं दो चार्ज बॉडी ले आऊं, टू आइडेंटिकली चार्ज बॉडीज, क्या कह सकते हो, टू बॉडीज ऑफ लाइक चार्ज। देखो भाई, वैसे तो अक्सर इस थ्योरेटिकल पॉइंट की फॉर्म में देखने को मिलता है, मैं तुम्हें ऐसे टॉपिक करा देता हूं, टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं, याद करना है, ठीक है ना।
टॉपिक वॉपिक वाली कोई बात नहीं है, याद करना है, कोई छोटी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक कंसेप्ट है, एक सवाल है बस। टू बॉडीज ऑफ लाइक चार्जेस। अब इसमें हमें इंडक्शन कराना है। तो अब मैं जनरल बात करूं, अगर चार्जेस आसपास के हैं कि भाई एक के पास है 5 कूलम, दूसरे के पास 10 कूलम, एक के पास 10 कूलम, दूसरे के पास 3 कूलम, तो ऐसे में कोई इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं। इंडक्शन होता है, हम उनका फोर्स फिर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इंडक्शन से ये बिहेवियर देखना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट केस समझो। तुम एक बॉडी लेकर आए, तुमने इसको चार्ज दे दिया मान लो 1000 कूलम, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं तुम्हें, और एक दूसरी बॉडी लेकर आए, इसको तुमने चार्ज दिया 1 कूलम, बोथ आर कंडक्टिंग। तो क्या होगा, अगर इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव अब यहां पे नेगेटिव डेवलप करना शुरू करेगा। कितना? -1000 कूलम। और अब यहां पे जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, लेकिन ये बॉडी पहले से अनचार्ज नहीं थी, तो यहां पर आ जाएगा +1001 कूलम। बात समझ में आई? एक बात बताओ, ये तो पास है ना, तो फिर से ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता है व्हेन बॉडी के चार्जेस लाइक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट एक चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं 1000 कूलम चार्ज बॉडी के सामने 1 कूलम चार्ज की बॉडी ले आऊं, तो ऐसे केस में when charge of one body is very very high in comparison to other body, then attractive forces may dominate। तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा डोमिनेट कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज ये Q1 था, ये Q2 था। इफ Q1 is very very high, very very large in comparison to Q2, then like charge bodies may attract। तो like charge bodies भी अट्रैक्शन शो कर सकती हैं, like charge bodies भी अट्रैक्शन शो कर सकती हैं अगर एक बॉडी का चार्ज बहुत बहुत बड़ा है दूसरे के कंपैरिजन। ये तो बड़ा अजीब सी बात होगी ना। या कह सकते हो कि अगर तुम ऐसे याद कर लो कि सर अगर हम ये देखें कि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, तो सिर्फ अट्रैक्शन देख के हम वहां पर ये बता पाए कि चार्ज होगा या नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। भाई मैंने कहा कि दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं, दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तुम बताओ कि इनके पास नेचर ऑफ चार्ज क्या है, मतलब दोनों का सेम है, डिफरेंट है, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा ना हमारे लिए। ये एक बहुत मुश्किल सवाल हो गया। मैं बोल दूं कि टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बताओ उनके पास नेचर ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, अनचार्ज। तो भाई अट्रैक्शन तो कोई भी कर लेता है। दो अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। टू bodies, conducting bodies, charged and uncharged, attract each other। Two bodies having like charges, बस एक का चार्ज बहुत बड़ा और एक का बहुत छोटा, may attract each other। तो ये तो बड़ा धर्म संकट आ गया है यहाँ पे। अब कैसे बता पाएंगे भाई हम, यहाँ तो हर कोई एक ही काम कर रहा है, बताना मुश्किल है। तो एक्चुअली अगर कभी इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग के टेस्ट की बात करी जाए तो हमारे पास श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग जो होता है वो होता है रिपल्जन। अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो श्योर शॉट दोनों के पास चार्ज है। अट्रैक्ट कर रही हैं नहीं कह सकते, अट्रैक्ट कर रही हैं नहीं कह सकते, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, लिख लो, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन is
रिपल्शन। श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे पास रिपल्शन है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? हमारे पास जो श्योर टेस्ट है वो क्या है? वो रिपल्शन है। अब इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो देखने को मिलते हैं, उनको करते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल सेंस वो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट हमसे पूछी जाती है और उसके लिए हम एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, उसी के साथ साथ सवाल को भी समझेंगे। आपके पास सवाल आएगा कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और सेम तरीके से दो चार्ज बॉडीज, इनके भी चार्ज है Q1, इनका चार्ज भी है Q2 और दोनों का गैप है R। अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला तो नहीं पढ़ाया, वो आपसे बोलेगा कि ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस है और फोर्स है इनका F1। ये हमारे पास चार्ज बॉडीज है, फोर्स है इनका F2। अगर चार्जेस के बारे में साइन की इंफॉर्मेशन नहीं है या सिर्फ चार्ज बोलता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। अभी मैंने यहाँ पे Q1 Q2 लिखा हुआ, ये नहीं बताया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव मानिए, लाइक मानते हैं पॉजिटिव। अगर अलग होगा तो नेगेटिव लिख कर देगा। नॉर्मली हम अगर सिर्फ Q लिखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज मान के ट्रीट करते हैं। अब देखो सवाल आएगा कि देन आप मुझे बताइए, पहला ऑप्शन F1 इक्वल टू F2, F1 ग्रेटर देन F2, F2 ग्रेटर देन F1, या फोर्थ तो मैं हमेशा लिखता हूं कि कह नहीं पा रहे। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि भाई कहो जल्दी, अपने आप से ही कहो, मुझसे नहीं कह सकते इस बार, तो क्या करोगे? अपने आप से कहो, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आंसर, सोचो। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या हुआ, क्या लग रहा है? तो यहां पर ना एक छोटा सा फर्क है, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में कहते थे, याद करो कि ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल बॉडीज। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन आती है और प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन की वजह से, देखो बात समझो, अट्रैक्शन डोमिनेट कर पाए या ना कर पाए पर अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या हुआ था कि यहां पर इस 1 कूलम की का जो रिपल्जन था, इट वाज वेरी स्मॉल, तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेट कर गया अट्रैक्शन। ठीक है ना, यहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया। पर कहने का मतलब क्या है कि भले ही मान लो चार्जेस बहुत बड़े थे, अट्रैक्शन इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी हो तो रही थी, बट अपना इफेक्ट अट्रैक्शन की फॉर्म में शो नहीं कर पाई। लेकिन ये तो होगा ना कि वहां पे अट्रैक्शन हो रहा होगा। सिंपल सी बात, ऐसा मानो कि ये जो Q1 Q2 है, सबसे पहली बात, अगर कहीं पे पॉइंट चार्जेस कह दें तो यहां पर इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। पहली बात, अगर पॉइंट चार्ज कहता है तो पॉइंट चार्ज में इंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो भाई जो भी इनका फोर्स है वो कूलम लॉ से निकल कर आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमने सीखा नहीं है अभी, हम उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में उसी को पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर यहां पर आओ तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बड़े बड़े चार्जेस की वजह से इन पर एक फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव, बट ड्यू टू इंडक्टेंस एक छोटा मोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा, एक छोटा मोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा। और वो जो भी छोटा मोटा फोर्स आएगा, क्या तुम्हारा F नेट जिसको तुम F2 कहते हो, क्या वो F माइनस FA के बराबर होगा?
और वो ऐसा कह सकते हो कि नॉर्मल चार्जेस के रिपल्जन को थोड़ा सा कम कर देता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि डोमिनेट कर जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं कि अट्रैक्ट ही कर जाएगा, बस क्या है कि जो इफेक्ट नॉर्मल चार्जेस वाला फोर्स लगाता उसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करना चाहता है। तो नॉर्मली इस केस में F1 बड़ा होगा और F2 छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तुम्हें मिलेगा शीट में या कहीं भी किसी बुक में। अब देखो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, तुम इसको लिख लोगे वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अगला, अगर मैं यहां पर सिर्फ ये कर दूं, क्वेश्चन बदल चुका है, सेकंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तुमने जो किया था वो पहले वाला था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा चेंज करता हूं नए की फॉर्म में फ्रेम करने के लिए, अब देखो सेम सवाल, बस फर्क क्या है कि मैंने एक चार्ज अब ले लिया है नेगेटिव। अब अगर एक चार्ज को नेगेटिव ले लिया है तो जब एक चार्ज को नेगेटिव तो देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा F1। ये चार्जेस भी अपने बिहेवियर की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी फोर्स F से, पर बिकॉज ऑफ इंडक्शन भी एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। मैंने लिखवाया था ना कि इंडक्शन ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स अट्रैक्शन, तो यहां पे क्या हुआ, तो तुम्हारा F2 होगा वो एक्चुअल में हो जाएगा F प्लस Fe, और ऐसे केस में जो F2 है इट इज ग्रेटर देन F1। बात समझ में आ रही है? सिंपल सवाल है, इंडक्शन बेस्ड चीजें इस तरीके से करने को मिलती हैं। जो इंडक्शन का दूसरा पार्ट है, इंडक्शन जैसा, उसको हम, वैसे तो उसका रियल नाम पोलराइजेशन ही है, वो बुक्स में कहीं कहीं इंडक्शन लिखा हुआ मिल जाता है, तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वरना उसका रियल नेम क्या है, पोलराइजेशन। तो वो भी सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, आगे चल जब इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी उसको स्टडी करेंगे। फिलहाल हम ये जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं किसके नाम से, इंडक्शन, मेनली किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। जो मेन बात क्या याद रखनी है, मेन बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि इंडक्शन ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स अट्रैक्शन, और इस वजह से श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। बाकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन बनाना आना चाहिए, आगे चल के और जब सवाल करेंगे तो वहां पे ये बीच बीच में इस्तेमाल आया करेगा। ठीक है भाई, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।